जी। अच्छा, आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें, क्योंकि मैं उसमें ये जो पूरा सेशन कर रहा था ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड था, लेकिन एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग में जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने कुछ टॉपिक्स ऐसे चूज़ किए जिसमें मैं चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा ब्रीफिंग हो, ताकि जो लोग ये सीखना चाहते हैं उनको ये अंदाज़ा हो कि ये क्या होता है बेसिकली, यानी बेसिक टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता हो। आजकल मोस्टली जो मैं देखता हूँ कि जो कोर्सेज़ हैं या वेबिनार्स हैं या वीडियोज़ हैं जो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, उसमें डायरेक्टली ये तस्वुर किया जाता है कि आप चले जाएं और डिजिटल मार्केटिंग के जो चैनल्स हैं, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में, कि उन चैनल्स पे चले जाएं और उसमें आपको जो है ना पोस्ट करना आना चाहिए, उसमें काम करना आना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक जो ज़रूरत की चीज़ है वो रिसर्च और सब कुछ है जो आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह जाना चाहिए, किस मार्केट को हमें हिट करना चाहिए, क्या चीज़ हमारे लिए सूटेबल है। तो इन चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है कि आप जो है वो ये बेसिक टेक्नोलॉजीज़ जानें। आज के जो टॉपिक हमारे हैं उसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर है कि मार्केट होती क्या है। पहले हम समझेंगे कि मार्केट होती क्या है, ठीक है ना। ये सिर्फ बेसिक डेफिनेशन इसलिए ताकि इससे रिलेटेड चीज़ों को आगे बताने में आसानी हो। वैसे तो आजकल ये बात सभी को पता होती है कि मार्केट है क्या। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट रिसर्च क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होता है। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी भी काम में जाने से पहले या अपना कोई प्रोडक्ट या अपनी कोई सर्विस लॉन्च करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन लोग होंगे जो हमारे इस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे, या कौन लोग होंगे जो हमारी सर्विसेज को ख़रीदेंगे। ये चीज़ को भी जानना, पहले से काम करने से पहले ये होमवर्क करना ज़रूरी होता है। इसी तरह से हमें ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट साइज़ क्या चीज़ होती है, मार्केट साइज़ क्या होगी, क्योंकि हम जब यानी जिस फील्ड में हम जा रहे हैं उस फील्ड में यानी कितनी बड़ी मार्केट है, कितना ज़्यादा लोग हैं इसमें, जितने कस्टमर्स इसमें ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली जितने कस्टमर ज़्यादा होंगे तो उतनी ज़्यादा कंपटीशन भी होगी। इसके अलावा एक चीज़ होती है मार्केट सेगमेंट्स, कि कोई भी मार्केट होती है उसके अंदर मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, यानी कि एक ही तरह की चीज़ को अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे मार्केट शेयर, और फिर आखिर में हम एक चीज़ जो यहाँ मैंने लिखा नहीं है टॉपिक में, वो निश मार्केट क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपना पहला टॉपिक कि मार्केट होती क्या है। देखिए, मार्केट की बुनियादी डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन तो यही है कि जहाँ बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और वो फैसिलिटेट करती है, मार्केट जो होती है फैसिलिटेट करती है उस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को, कि जहाँ गुड्स या सर्विसेज जो है ना एक दूसरे के साथ किसी वैल्यू के बदले में जो है ना ट्रांसफ़र की जाए, ठीक है ना। तो अब पहले ज़मानों तो ये मार्केट्स जो है ना फिज़िकल होती थी, जैसे आपको पता है। तो सब लोगों का ये होता था कि भाई अच्छी जगह हो, बाज़ार में हो, तो वहाँ पे दुकान खोली जाए तो चलती है, या बिज़नेस खोला जाए कोई भी तो चलता है। लेकिन अब ये डेफिनेशन चेंज हो गई है। इसमें क्या हो गया है कि अब जो है ना फिज़िकल मार्केट के साथ साथ अब जो है वो वर्चुअल मार्केट भी आ गई है, क्योंकि जो कि वेब्स के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, और फिर ई रिटेलिंग का भी एक काम शुरू हो गया है कि ई बिज़नेस भी एक आ गया है, जहाँ बड़े बड़े स्टोर जो हैं वो ऑनलाइन है, ठीक है ना। तो और अब क्योंकि ये इतनी तेज़ी से ये मार्केट डेवलप हुई है, तो जो बड़ी बड़ी रिटेल आउटलेट्स थे, जैसे कि कैरीफोर है फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में भी कैरीफोर है, यूएई में भी है। तो कैरीफोर जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपने जो है ना ई कॉमर्स स्टोर्स लॉन्च कर दिए, कि तो आप घर से ही बैठ के जो है ना सारा कुछ शॉपिंग करके और ऑर्डर दे सकते हैं। उन्होंने बाकायदा एक डिलीवरी सिस्टम शुरू कर दिया है। तो क्योंकि ये टाइम ऐसा आ गया है जहाँ मार्केट डेफिनेशन अब चेंज हो गया है, फिज़िकल भी मार्केट्स हैं और वर्चुअल मार्केट्स भी हैं और ई कॉमर्स स्टोर्स भी हैं। तो इसलिए अब जब मार्केट को हम समझते हैं तो हमें यही समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि मार्केट रिसर्च क्या होती है। मार्केट रिसर्च देखिए बुनियादी तौर पे ये होती है कि जिस भी चीज़ों में हम जाना चाह रहे हैं, तो चाहे हमारी वो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में उस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, या हम कोई नई प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करना चाह रहे हैं, या प्रोडक्ट या सर्विस, तो उसके बारे में हमें रिसर्च करनी चाहिए कि कितने पोटेंशियल कस्टमर्स इस मार्केट में हो सकते हैं, कितने लोग इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, लेना पसंद करते हैं। इसके बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं कि किस तरह ये रिसर्च की जाती है। ये आने वाले लेक्चर्स में हम तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
मगर एक रिसर्च करना चाहिए, पेपर वर्क करनी चाहिए, जाने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन चीज़ों को समझना चाहिए कि एक्चुअल जो है वो हमारे कौन से पोटेंशियल बायर्स या कस्टमर्स होते हैं। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं या अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में से इनोवेट कर रहे होते हैं, तो वो रिसर्च करते हैं कि इस प्रोडक्ट को क्या किया जाए। रिसर्च की जाती है उसके बारे में, और एक फीडबैक लिया जाता है ताकि जो है ना उसमें या तो इम्प्रूवमेंट लाई जाए। अब बहुत सारी एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, ये शायद आप लोगों के इल्म में नहीं हो, ज़्यादातर जो लोग ये समझते हैं कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं किसी कंपनी की जो ऑलरेडी बहुत चलने वाली प्रोडक्ट होती है, मार्केट में चल रही होती है या सर्विसेज चल रही होती है। तो इसका आपको पता है कि हर प्रोडक्ट का एक जैसे मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी में उसको कहते हैं कि शेल्फ लाइफ होती है। शेल्फ लाइफ से मुराद ये है कि एक प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट होती है, फिर एक पीक अचीव करती है और पीक लेवल पे आने के बाद फिर वो दोबारा से डिक्लाइन कर जाती है, उस नीचे चली जाती है। तो वो अगर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं तो सारी कंपनियां, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मुसलसल रिसर्च करती रहती हैं और मालूमात हासिल करती रहती हैं ताकि उस प्रोडक्ट को आहिस्ता आहिस्ता इनोवेट किया जाए, टेक्नोलॉजी को चेंज किया जाए। देखिए मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता ही है कि सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि एक दौर था जो आप लोगों को याद होगा कि एक्फा कलर फिल्म्स हुआ करती थी, घरों में सालगिरह की या इवेंट्स की तस्वीरें खींची जाती थी। फिर वो फिल्म ले जा के दुकानों में दी जाती थी, उसको धुलवाया जाता था और बड़ी खुशी से इंतज़ार करते थे लोग। जो है वो उसके आने का इंतज़ार करते थे, फिर देखते थे, बड़े खुश होते थे हम लोग अपने इवेंट्स की पिक्चर्स को। लेकिन अब देखिए कि वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल ख़त्म हो गई। और कभी ऐसा था कि आपके अपने मोहल्ले में कई कई दुकानें ये वाले काम कर रही होती थी और अब आपको हार्डली वो दुकानें नज़र ही नहीं आती बिल्कुल। तो क्या हुआ कि वो एक प्रोडक्ट थी, टाइम आया, डिक्लाइन हो गया। इसी तरह से एक टाइम था, एक मोबाइल फ़ोन था, नोकिया के नाम से एक ब्रांड हुआ करता था जो बहुत पॉपुलर था। जबकि लोगों के जहन में एक ऐसा उसका इमेज बन गया था कि अगर आपने मोबाइल लेना है तो नोकिया का मोबाइल लेना है, द बेस्ट। लेकिन जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई और वो स्मार्टफोन्स आ गए तो उन्होंने अपनी इस टेक्नोलॉजी को जो है मॉडिफाई नहीं किया एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट। और उसकी वजह से आज देखें कि नोकिया फ़ोन कहीं भी नज़र नहीं आते। तो मार्केट रिसर्च बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इसमें कंपनियों के पास, जिनके पास अपने रिसोर्सेज होते हैं, वो खुद करती है रिसर्च इस बारे में। और अगर जिन कंपनियों के पास ऐसे बड़े रिसोर्सेज नहीं होते तो फिर कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो मार्केट रिसर्च करती है और उस रिसर्च को वो सेल करती है। ठीक है ना, तो वो पैसे लेके बताती है कि भाई आने वाले दिनों में ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने वाली है, या फ़लाँ प्रोडक्ट के बारे में लोगों की फ़लाँ राय है। तो ये मार्केट रिसर्च एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और ये भी हमें करने से पहले जाना चाहिए। इसमें बहुत सारे बिजनेसेस, जो छोटे बिजनेसेस शुरू होते हैं, मैं अपने इर्द गिर्द देखता रहता हूँ, शुरू होते हैं और पहले ही साल के अंदर फेल हो जाते हैं। वो बिजनेसेस जब शुरू होते हैं और पहले साल में फेल हो जाते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि जिस आदमी को जो काम आता है वो समझता है यार ये काम क्योंकि मैं कर सकता हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, तो वो उस फील्ड में कूद जाते हैं बगैर ये सोचे समझे कि उसका उस मार्केट का क्या के बारे में क्या सूरत हाल है, लोग पसंद करते हैं कि नहीं करते, कितने लोग हैं हमारे बायर। ये सब रिसर्च नहीं करते, जिसका कि नुकसान ये होता है कि आगे चल के उनको बिज़नेस बंद करना पड़ता है। तो मार्केट रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पहले से जब भी कोई काम शुरू करें हमें हमें ये चीज़ें ज़रूर करके रखनी चाहिए। सेकंड चीज़ होती है कि मार्केट साइज़ क्या होता है। मार्केट साइज़ ये होता है कि देखिए एक एस्टिमेशन होता है कि किसी भी मार्केट में कितनी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं या बायर्स हैं। यानी मार्केट से मेरी मुराद ये है कि बाज़ार है या हर एक जगह से रिलेटेड हो सकता है। कि मतलब मार्केट साइज़ से मुराद कंप्लीट किसी किसी कंट्रीज़ की मार्केट साइज़ भी हो सकती है। किसी जगह सिर्फ एक मॉल को भी आप ही की बात समझ सकते हैं कि इसका साइज़ कितना है, कि डेली बेस एक मॉल के अंदर जो दुकान है वो मिला जुला के कितना बिजनेस करती है डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे। इसको हम कहते हैं मार्केट साइज़। उसी हिसाब से डिफ़ाइन होती है कि यार यहाँ पे किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस तरह का वो करना चाहिए। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि पिछले इसमें भी कि मॉल्स वगैरह कैसे कैमरे, फुट काउंट कैमरेज लगाते हैं, जिससे वो ये चेक करते हैं कि कितने लोग मार्केट में सुबह से शाम तक डेली बेसिस पे आते हैं जाते हैं या मंथली बेसिस पे आते हैं। और जब वो इन्वेस्टर्स उनके पास आते हैं किसी बिजनेस के खोलने के लिए, तो वो उनको बताते हैं कि यार हमारे मार्केट का इतना फुटफॉल है,
इतने लोग हमारे मार्केट को डेली विज़िट करते हैं, जो जिसके हिसाब से जो वो उस हिसाब से अपना रेंट भी लगते हैं और सब चीज़ें रखते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मार्केट का साइज़ कैलकुलेट करना। तो इसके मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं जिसके ज़रिए साइज़ कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो बड़ी इस्टेब्लिश होती है, मतलब सब लोगों को उसके बारे में पता होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट है, इसके ये फ़ीचर्स है, तो वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में ज़्यादा बिकती है ऑब्वियसली, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें जो है ना, अच्छा ये भी नहीं होता, कभी भी याद रखिए कि कोई एक ब्रांड हो और वो ये सोचे कि पूरी मार्केट वो कवर कर लेगा, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। बड़े से बड़े ब्रांड्स भी मार्केट का कुछ हिस्सा ही कवर कर पाते हैं जो एक्चुअल मार्केट होती है उसकी। ये मैं आगे चल के आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। देखिए मैं आपको अंदाजे के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कि 2019 का डेटा है ये। बेसिकली जो मोबाइल की मार्केट है यूएई की, वो तकरीबन 9.3 बिलियन यूएस डॉलर की है। यानी इतना मोबाइल जो है वो बिकता है यूएई की मार्केट के अंदर। ये यानी बहुत बड़ा अमाउंट है, देखा जाए सालाना इतनी मार्केट बिकना, तो इतना मोबाइल बिकता है। अब इसमें देखिए, इसमें हर ब्रांड के मोबाइल शामिल होंगे, इसमें हर टाइप के मोबाइल शामिल होंगे, नहीं स्मार्टफोन भी होंगे लेकिन दूसरे ऑर्डनरी सस्ते वाले फ़ोन भी होंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये कंप्लीट जो डेटा है जो अवेलेबल था, कुछ नेट से मैंने निकाला है, वरना इस तरह के जो डेटाज़ हैं, जो रिसेंट डेटाज़ होते हैं, क्योंकि पुराना था इसलिए मुझे मिल गया, लेकिन जो रिसेंट डेटाज़ होते हैं वो कंपनीज जो ये इस तरह का सर्वे कंडक्ट करती है, वो ये डेटा जो है पैसों के ज़रिए भेजती है। लेकिन अगर कोई आम तौर पे, अगर हम लोग एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हम लोग अपने तौर पे भी सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, या अवेलेबल मालूमात के ज़रिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मार्केट साइज़ क्या होगा। इसी तरह से पाकिस्तान में एक अप्रैल रिटेल एनुअल मार्केट, अप्रैल जो है ना, पाकिस्तान में हर तरह के लिबास को कहा जाता है। यानी इसके अंदर मेंस क्लोथिंग हो गई, वुमेंस क्लोथिंग हो गई, उसके अलावा वर्क वेयर हो गया, बच्चों की क्लोथिंग शामिल हो गई। तो हर तरह के जिसमें कपड़े हो और जो उसकी रिटेल मार्केट है वो सब कुछ शामिल है। तो उसकी जो 2000 गालिबन ये 18 का है कि इसमें जो है वो 9.1 बिलियन डॉलर्स की ये मार्केट है। और ऑब्वियसली नज़र भी आता है कि पाकिस्तान में कपड़े बनते भी हैं, बिकते भी हैं, लेकिन इसमें बहुत तरह की अलग अलग चीज़ें हैं बीच में। लेकिन बहरहाल ओवरऑल जो रिटेल मार्केट है वो तकरीबन 9.1 बिलियन, यानी कितना बड़ा अमाउंट है, देखने में लगता है कभी लोग हम लोगों ने इसका बहुत इतना नहीं किया होगा, लेकिन बड़ा अमाउंट होता है कि। तो अब ये देखिए, जब इस तरह की मार्केट की हम बात करते हैं ना कि 9.3 बिलियन या 9.1 बिलियन, तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट जो है इस्टेब्लिश मार्केट है। इसका अंदर मतलब इसमें ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं और इसके अंदर ऑलरेडी जो है ना कंज्यूमर्स भी, कस्टमर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। लेकिन साथ साथ ये भी हमें रखना चाहिए कि जब इस तरह की मार्केट में हम जाएं तो फिर बड़ी कंपटीशन होती है वहाँ पर। इस मार्केट में अगर हम जा रहे हैं तो फिर हमें बड़ी सारी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजी लेनी पड़ती है कि जिसमें हम उस कंपटीशन को बीट कर पाएँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है। इसी तरह से जैसे कुछ जगहों पे उसकी मार्केट को साइज़ को नापने का तरीकाकार ये हो सकता है। जैसे पाकिस्तान में 2021 में 24.66 मिलियन हैंडसेट्स मैन्युफैक्चर किए गए। तो इसका मतलब ज़ाहिर है मैन्युफैक्चर किए गए, इसका मतलब ये था कि इसका कंजम्पशन भी था, ज़ाहिर है बायर्स थे। जब भी कंपनी ने रिसर्च करके इतना बड़ा अमाउंट में हैंडसेट्स बनाई, हैंडसेट 24.66 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली, समझो 25 मिलियन बनते हैं, जो कि रफली स्पीकिंग जो है ना वो 2.5 करोड़ मोबाइल जो है वो 2021 में जो है पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में बनाए गए, जो कि बहुत बड़ा फिगर है देखा जाए। तो जो इससे ये अंदाज़ा होता है कि इस चीज़ की एक बहुत बड़ी मार्केट पाकिस्तान में। तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए जब हम बिज़नेस के लिए जा रहे होते हैं या किसी भी मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये किस साइज़ की मार्केट है, इसमें कितना पोटेंशियल है, ये चीज़ जानना बड़ी ज़रूरी होता है। इसके बाद जो है होता है कि एक होता है मार्केट सेगमेंट। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मार्केट सेगमेंट ये होता है कि जैसे आप एक मार्केट, जैसे मैंने बताया मोबाइल की मार्केट 9.1 बिलियन की है यूएई में। तो इसका इसमें सारा पार्ट कोई एक ही कंपनी या एक ही टाइप ऑफ मोबाइल्स नहीं बिकते, बल्कि इसमें डिफरेंट चीज़ें, टाइप की चीज़ें बिकती हैं, जिनका कि अलग अलग ख़रीदार का अलग अलग रुझान होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक लार्जर एक पार्ट होता है जो कि एक तरह के लोगों पर मुश्तमिल होता है, जो कि एक टाइप ऑफ चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं। मसलन कोई, जैसे अभी मोबाइल की मार्केट की हम बात कर लेते हैं,
अब कुछ ऐसे यूज़र्स हैं जो आईफोन पे सोल्ड है, उनके नज़दीक अगर वो आईफोन ख़रीदेंगे, भले उनके पास पुराना आईफोन होगा, लेकिन जब भी वो ख़रीदेंगे तो वो आईफोन ही ख़रीदेंगे, उससे ऊपर का मॉडल ले लेंगे वटेवर, लेकिन बहरहाल लेंगे आईफोन ही। इसी तरह से कुछ लोग एंड्रॉयड पे सोल्ड होते हैं तो वो सैमसंग ही लेंगे, या दूसरे जो, या फिर एप्पो वगैरह ये सब चीज़ें लेंगे। और कुछ ऐसे सेगमेंट्स होती हैं जो ये होता है, उनका उनका शौक़ होता है जो लेटेस्ट मार्केट में चीज़ है वो हमें लेनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो है ये मार्केट सेगमेंट्स होती है। इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं मार्केट सेगमेंट्स को, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए मार्केट सेगमेंट्स जो ना इस तरह की एक इस पे डिपेंड करती है। ये इसके 4 कैटेगरीज हैं जिसकी वजह से, यानी कि जिस ये मार्केट सेगमेंट्स बनती है। तो देखिए एक तो होती है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक से मुराद ये है कि आप की एजुकेशन कितनी है, आपकी एज ग्रुप क्या है, आपकी अर्निंग कितनी है। तो इस तरह की चीज़ों को सामने रखते हुए जो सेगमेंट बनती है वो सेगमेंट डेमोग्राफिक सेगमेंट कहलाती है। तो इसमें कुछ जो इस तरह के लोग होते हैं या एक ख़ास एजुकेशन लेवल के जो लोग होते हैं उनके सोचने का अंदाज़ एक मिलता जुलता होता है। वो उसी तरह सोचते हैं, उसी तरह प्रोडक्ट जब वो ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं तो अपनी एजुकेशन के हिसाब से ही फ़ैसला करते हैं, ठीक है ना। तो ये जब ये वैसे तो आम हालात में इस चीज़ को इस तरह नहीं कंसिडर करते, लेकिन मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है। वो सेगमेंट जो कि डेमोग्राफिक सेगमेंट है वो एक ख़ास किस्म की कैटेगरीज की होती है, क्योंकि अपनी इनकम के हिसाब से चल रहा होता है, अपनी एजुकेशन के हिसाब से फैसले कर रहा होता है। तो उनको कन्विंस करने के लिए उसी हिसाब से हमें जो है ना जो अपनी प्रोडक्ट है या उसके फीचर्स जो बताने पड़ते हैं। दूसरा होता है कि जियोग्राफिक सेगमेंटेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द एरिया होती है। आप किस एरिया में रहते हैं और वहाँ के एरिया के लोग क्या ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, अगर क्लोथिंग की बात की जाए तो ये होता है कि जो लोग गर्म ममालिक में रहते हैं वो उस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं जिसमें कि थोड़ा एरेशन हो, अच्छा लगे पहन के, लाइट फील हो। लेकिन उसी के बरखिलाफ़ जो लोग अगर ठंडे ममालिक में रहते हैं तो उनको गर्म कपड़े पहनना की ज़रूरत होती है। तो अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी भी लोगों की जो परचेजिंग या जो चीज़ें इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार होता है वो इस तरह से डिफरेंट हो जाता है। इसके अलावा जो है साइकोग्राफिक की सेगमेंट भी होती है, जिसमें लोगों का क्या होता है कि उनकी जिस माशरे में, जिस कल्चर में पले बड़े होते हैं, वहाँ से उनके पास एक उनका माइंड सेट होता है। वो अकॉर्डिंग टू दैट माइंड सेट ही फैसले कर रहे होते हैं कि मुझे यार लेना है तो बस इसी तरह की चीज़ें लेंगे। तो वो कुछ ऐड भी पाकिस्तान में चलते थे, ये मुझे भी अचानक याद आ गया है करते करते कि मेरी वालदा भी डालडा यूज़ करती थी तो मैं भी डालडा यूज़ करूँगी। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली ऐड तो था बड़ा अच्छा, वो सेल भी करता था, लेकिन वो माइंड सेट को शो करता था कि यार वालदा ने जो सिखाया उसको नेक्स्ट जनरेशन भी फॉलो करेगी। खैर ये तो लाइटर नोट पे बात थी। बहरहाल दूसरा होता है बिहेवियरल सेगमेंट। बिहेवियरल सेगमेंट क्या होता है, वो बिहेवियर की, मैंने जैसे बताया कुछ लोग बिहेवियर पे इस तरह चले होते हैं कि उन्होंने अपना एक सोशल स्टेटस मेंटेन करना है। उनके पास हमेशा लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल होगा, जो आईफोन का नया मॉडल आया उनके पास, भले उसकी इस्तेमाल उनके पास हो या ना हो, उनको लेटेस्ट चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो उनका बिहेवियर, उनका सोशल स्टेटस उनको बरकरार रखना पड़ता है, उनका एक एटीट्यूड होता है, उनका एक स्टाइल होता है। तो उसको फॉलो करके वो ऐसे, अब जब मार्केटिंग में हम आते हैं ना तो हमें हर एक को सर्व करना है बेसिकली। तो हम लोग ये सारी कैटेगरीज को कंसिडर करते हैं कि यार इनको सेल करने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, इनको सेल करने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए। सारी कैटेगरीज को हम अपने तौर पे, क्योंकि ज़ाहिर है कि ऑब्वियसली ये तो एक सेलिंग स्ट्रक्चर है, तो हर कैटेगरी को हमें सेल करना पड़ता है। ये थोड़ा सा मैंने और फर्दर इसको डिफ़ाइन कर दिया है कि जो डेमोग्राफिक वेरिएबल होता है, ये क्या होता है, एज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम, इस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसी तरह से जोग्राफिक जब हम करते हैं तो बेस्ड ऑन द रीजन जहाँ वो रहते हैं या किस एरिया में काम करते हैं उसके हिसाब से उनका एक सोचने का अंदाज़ होता है। इस तरह साइकोग्राफिक जो कंज्यूमर्स होते हैं, इनका क्या होता है कि साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है, इंक्लूडिंग जैसे पर्सनल लाइफस्टाइल, सोशल एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट, यानी उनका जो अपना एटीट्यूड होता है उसके ऊपर चल रहे होते हैं। बिहेवियर ऐसा होता है कि डिसाइड्स द प्रोडक्ट। अच्छा ये सॉरी, बिहेवियर में एक और भी चीज़ मैं वहाँ सब मिस कर गया कि बिहेवियर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होता है कि कुछ लोगों का स्टाइल होता है चीज़ों को ख़रीदने का। मसलन कुछ लोग होते हैं वो जाते हैं, चीज़ें पसंद करते हैं और ले लेते हैं, ये बेसिकली उनका सिस्टम होता है। लेकिन कुछ कस्टमर्स का ऐसा होता है कि वो जब तक
10 15 20 जगहों से कंफर्म ना कर लें, प्राइसेस को कंपेयर ना कर लें, जब तक वो परचेज़ नहीं करते। इस तरह से उसकी सारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं इसको चेक ना कर लें। तो ये बिहेवियर, बेसिकली बिहेवियर में ये चीज़ आती है कि वो किस तरह से बाइंग डिसीजन करते हैं अपना। तो अब जब जब से पहले तो ये तो मार्केट्स में ये चीज़ें होती थी, लोग जो सेल्स पर्सन होते थे वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर कस्टमर को डील करते थे। लेकिन अब जो है वो, जब से कि ये हम लोग चले गए इंटरनेट के ऊपर और ई कॉमर्स के ऊपर, तो अब बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं जब वेबसाइट्स पे जाते हैं, अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पहले प्रोडक्ट देखते हैं, फिर उसको ऐड टू द कार्ट कर देते हैं, फिर वापस रिटर्न कर देते हैं, ठीक है ना, कंसिडर करते रहते हैं, उसी जैसी दूसरे प्रोडक्ट को देखते हैं, दूसरी वेबसाइट्स पे जाते हैं। ये सारा डेटा जो है रिकॉर्ड हो रहा होता है कहीं ना कहीं। जब ये डेटा रिकॉर्ड हो रहा होता है तो जो उसको देखा जाता है कि यार जिन लोगों ने इस तरह, तो जब आप ऐड प्लेस करने जा रहे होते हैं फेसबुक पे या किसी ऐसी जगहों पर, तो वहाँ आप ऐसे, यानी वहाँ पे ऑप्शन होता है आपके पास कि ये जो आप ऐड डाल रहे हैं किसको दिखाएं। तो वो बताता है ऐड ऐसे लोगों को दिखाइए जो इस तरह की वेबसाइट पे विजिट करते हैं, इस तरह की प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं। तो क्योंकि नेट पे ये सारा डेटा आपका सेव हो रहा होता है कि आप किन किन साइट पे गए, किस टाइप की प्रोडक्ट्स में आपने इंटरेस्ट शुरू किया, उसको ऐड, या कितना, ये भी हो जाता है कि आपने किसी एक प्रोडक्ट को देखा, फॉर एग्जांपल आपने पेट फूड कोई देखना शुरू करी और उस पर 2 3 मिनट लगाया, उसकी सारी स्पेसिफिकेशन पढ़ी आपने, लेकिन बहरहाल आप आगे स्क्रॉल कर गए। तो वो वहाँ पे ये भी रिकॉर्ड हो जाता है टाइम के साथ साथ कि जो है ना, कि ये अ, जो है वो इस बंदे ने जो है वो पेट पेट फूड में इंटरेस्ट शो किया है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है, जब भी आप विज़िट करते हैं तो पेट फूड के एडवर्टाइजमेंट्स आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो ये इंटरनेट का मैजिक है जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है इसको और अपनी ज़िंदगियों में जो है ना देखेंगे। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट शेयर के मार्केट शेयर क्या होता है। देखिए, मार्केट शेयर ये होता है कि जैसे मैंने बताया, एक पूरा कंपनी मार्केट साइज़ है, ठीक है ना, उसमें आप कहाँ खड़े हैं, ये चीज़, यानी आपका ब्रांड, आपकी शॉप या आपका बिजनेस कहाँ खड़ा है, वो आपका मार्केट शेयर होता है, ठीक है ना। ये जानना क्यों ज़रूरी होता है, ये जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आज आप एक बिज़नेस कर रहे हैं और आज आप एक जगह खड़े हुए हैं, जो आपका इस वक्त मार्केट शेयर है, जो आप मार्केट चल रही है उसका जो पार्ट आप ले रहे हैं, तो ज़ाहिर है आपने अगले साल उससे बेटर पोजीशन में जाना है। तो आपको ये चीज़ें यानी आपको ये चीज़ें प्लान करनी पड़ती है, फोरकास्ट करनी पड़ती है, या ये चीज़ों के लिए एक फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ती है, ताकि आप ये ऐसी कोई स्ट्रेटजी बना सकें कि अगले साल अगर आप इतने परसेंट शेयर है तो अगले साल आप कितना और परसेंटेज ऑफ शेयर मार्केट का गेन कर सकेंगे, ठीक है ना। और ये मैंने बताया कि कंप्लीट मार्केट शेयर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास हो नहीं सकता, क्योंकि मार्केट बड़ी वर्सेटाइल होती है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लोग होते हैं, उनकी डिफरेंट सोच होती है और उसी तरह से उनकी बाइंग हैबिट्स होती हैं। तो वो जो है वो डिफरेंट तरीके से इस चीज़ का फ़ैसला करते हैं कि क्या होगा और किस तरह करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कि मार्केट शेयर कैसे निकाला जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह है, कोई भी मार्केट है, वहाँ 1000 यूनिट्स बिकते हैं महीने के या साल के, वटेवर। तो उसमें अगर आपकी कंपनी 100 पीसेस बेच रही है किसी भी चीज़ के, तो इसका मतलब ये है कि आपका 10% मार्केट शेयर है इस वक्त। इस तरह से आप निकालते हैं, अपनी सेल्स को डिवाइड कर देते हैं टोटल मार्केट साइज से, तो ये क्या निकल जाती है, वो परसेंटेज निकल जाती है कि इतना शेयर आपके पास है। तो इस तरह से कंपनीज अपना मार्केट शेयर कैलकुलेट करती है और फिर ये डिसाइड करती है कि अगले साल हमें कितना मार्केट शेयर लेना है, इसी को सस्टेन करना है, यही रुकना है या उसको बढ़ाना है। इस किस्म के फैसले करती हैं मार्केट कंपनीज, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती हैं कि ऑब्वियसली अगर आपने, देखिए, मार्केट शेयर बढ़ाना है, किसी कंपनी ने अपना कहीं एक पॉइंट पे खड़ी हुई है और मार्केट शेयर बढ़ाना है, तो इसका ये मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई मैं अगर इस साल 100 यूनिट बेचता हूँ तो अगले साल मैं 200 यूनिट बेचूँगा। तो ऑब्वियसली 200 यूनिट बेचने के लिए सबसे पहले तो आपके पास 200 यूनिट होने चाहिए। तो वो कहाँ से आएंगे, आप खरीदेंगे या उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। फिर क्योंकि वो 200 यूनिट आपको बेचने हैं तो उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करनी है, तो उसके लिए कितना बजट दरकार होगा। तो इस किस्म की बहुत सारी कैलकुलेशंस जो है ना पहले से करके रेडी रहना पड़ता है। अगर आपने ये सोचा है कि अगले साल मैं अपना मार्केट शेयर डबल करूँगा, तो उसको डबल करने के लिए एक बहुत सारी साइड वर्किंग होती है जो ज़रूरी होती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सोच लूँ कि भाई 200% मैं अपना डबल कर लूँगा अपना शेयर, तो ऐसा डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी होती है।
अब मैं आपको एक पाकिस्तान का डेटा बता देता हूँ, 2018 का एक डेटा है। इसमें मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं ना, उनका डेटा है ये, कि किसके पास कितना मार्केट शेयर था जो 2018 में ये पूरा सेल हुआ है। तो देखिए सैमसंग जो है वो उसके पास 12% गलेबन था। क्यू मोबाइल 17% बेच रहा था, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप देखिए कि ओप्पो के पास 9% था 2018 में। और सबसे ज़्यादा गलीबन ये 28% है, लेकिन वो ब्रांड डिफाइंड नहीं है। कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो अनयूजल नाम के आ जाते हैं। सोनी भी एक ब्रांड है जो कि सिर्फ 3% ही गलीबन शायद बिक रहा है पाकिस्तान में। तो इस तरह से 2018 में देखिए डिफरेंट, हालांकि सैमसंग एक बड़ा नाम है, क्यू मोबाइल भी एक बड़ा नाम है, लेकिन ये कि इनके पास भी एक सर्टन परसेंटेज ऑफ मार्केट शेयर है। ये क्या होता है, ये मार्केट शेयर इस तरह निकाला जाता है कि टोटल जितनी मार्केट साइज़ होती है उससे जो उन ब्रांड्स की जो सेल होती है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो उनकी परसेंटेज निकल आती है कि ये परसेंट, इतना परसेंट इनके पास है। तो अब अगर सैमसंग के पास फॉर एग्जांपल 12% है, वो चाहता है अगले साल में 24% करूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसी तरह से उनको अपनी सारी जो रिसर्च होगी वो इस तरह ही करनी पड़ेगी कि भाई वो अभी जितने पीसेस बिक रहे हैं, तो जितने मुझे बेचने हैं अगले साल, तो वो मैं किस तरह से अरेंज करूँगा, कहाँ से लेके आऊँगा मैन्युफैक्चर करके, फिर उसके बाद वो उसके लिए कितनी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होगी, फिर क्या ऐसे फीचर्स हैं जो लोगों को चाहिए होंगे, तो वो फीचर्स मैं अपनी प्रोडक्ट में ऐड करूँ, ताकि लोग फिर अगले आने वाले जा रहे एक साल जो फीचर्स अभी आते हैं मोबाइल्स में, अगले साल एड ऑन फीचर्स होने होते ही तो लोग वो नया नया ब्रांड या नया मोबाइल खरीदते हैं। ये सब चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। उसके बाद मैं आपको एक और इसी तरह से बता देता हूँ कि जैसे ये वेंडर्स हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं पाकिस्तान में, वारिद, इसमें देखिए मोबीलिंक सबसे ज़्यादा इसमें 39% पे है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये भी पुराना डेटा है, नया नहीं है, लेकिन रफली थोड़ा बहुत फ़र्क इसी में आता है। तो इसमें देखिए कि एक सेकेंड, तो देखिए वारिद के पास 17% है, यू फोन 20%, 20.9% पाकटेल है। और जो हैरत अंगेज़ बात है कि पाकटेल अभी है, पाकटेल और इंस्टाफोन ये दोनों सबसे पहली कंपनियाँ थी जो पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी। टेलीनोर के पास 19.4%। तो यार ये भी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इसके भी जो है ना इस तरह से इनका मार्केट शेयर होता है, ठीक है ना। इसमें सर जोंग का नाम नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, बहरहाल बहुत सारी कंपनियों का नाम नहीं है, क्योंकि रिसर्च जो मिली मुझे नेट से, मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ रख ली है। तो इस तरह से जो है ना हर चीज़ का एक मार्केट शेयर होता है जो मार्केट साइज़ के साथ निकाला जाता है। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि निश मार्केटिंग क्या होती है। निश मार्केटिंग एक ऐसी मार्केट को कहते हैं जिसमें एडवर्टाइजिंग के लिए ख़ास स्ट्रेटेजी डेवलप की जाती है, और ये एक यूनिक किस्म की कोई प्रोडक्ट हो, ठीक है ना, उसके लिए ये बनाई जाती है। तो इसमें जो है ना देखिए क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो जो यूनिक प्रोडक्ट हो या यूनिक सर्विस हो। अब इसमें क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसके जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं वो भी बड़े स्पेसिफिक होते हैं, यानी आम पब्लिक के लिए जनरली नहीं होती बल्कि ख़ास लोगों के लिए होती है, क्योंकि उन्हीं की ये रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें मैं थोड़ा समझाने के लिए बता दूं कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए हैंडमेड प्रोडक्ट्स, कुछ लोगों को हैंडमेड आइटम्स ख़रीदने का शौक़ होता है, या डेकोरेशन पीसेस वगैरह, तो लोग घर में जो बना के बेचते हैं। तो ये जो चीज़ है ये निश निश मार्केटिंग में आती है। तो इसका मेन मार्केट साइज से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये ख़ास प्रोडक्ट होती है, इसके ख़रीदार भी ख़ास होते हैं। ज़ाहिर अब इसमें हैंडमेड प्रोडक्ट बनाना भी कोई आसान काम नहीं होता, जो जिसके पास ये स्किल है वही बना पाता है। इस तरह से पेट्स, अब जैसे ये लोग अपने घरों में पाल लेते हैं बिल्ली कुत्ते, और फिर अब ये एक बहुत बड़ी, ये पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी मार्केट हो गई है। ऑल ओवर द वर्ल्ड तो पहले से थी, लेकिन पाकिस्तान में पहले कभी नहीं थी कि आप कुत्ते या बिल्लियाँ इस तरह सेल कर सकते हैं जाके ऑनलाइन, और बड़े बड़े पैसों के बिकते हैं। लेकिन मैं सुना है कि बिल्लियाँ भी अभी 50-60 हज़ार रुपये की बिक रही है, कुत्ते भी लाख लाख 1.5 लाख रुपए के बिक रहे हैं। हर बार वो उनकी नस्ल होगी स्पेशल, जो लोग इस काम को जानते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। तो कहने का मकसद ये कि ये फिर क्या होता है कि ये भी एक निच मार्केट है कि भाई ज़ाहिर है कि जो बायर्स होंगे वो भी ख़ास किस्म के बायर्स होंगे जो इसमें दिलचस्पी रखते होंगे। ये कोई आम आदमी तो नहीं लेता है, जैसे मोबाइल लेते हैं इस तरह की चीज़ें लेते हैं, कपड़े लेते हैं ऑब्वियसली इस तरह से। फिर अभी इको फ्रेंडली या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ गई हैं। तो कुछ लोग हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स सिखाते हैं, हालांकि नॉर्मली या
और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं नॉर्मल उससे, इसके बावजूद लोग उसको पसंद करते हैं। इसके अलावा एक डिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पिछले दिनों डेवलप हुआ वो ये होम मेड फूड, कि लोग घरों से फूड बना के बेचते हैं, तो लोग उनको एक होम मेड, जिनको फूड खाने का शौक़ होता है कि चले बाहर से ऑर्डर करें लेकिन ऐसा हो कि होम मेड हो, तो ये भी एक निश मार्केट है। तो इस तरह की चीज़ों में ये चीज़ें असल में बताने का मकसद ये है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर रहे हैं तो वो सर्विस कहाँ लॉन्च करनी है, हमें किस जगह जाना चाहिए, ये चीज़ का अंदाज़ा करने के लिए आपको अंदाज़ा कि आपकी हो सकता है आप एक अच्छी हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हो, पेंटिंग्स बनाते हो, वटेवर, लेकिन वो उसके फिर ख़रीदार जो है बड़े स्पेसिफिक होंगे, तो उसको फिर उसी तरीके से टारगेट करके आपको मार्केट करना पड़ेगा। अब ये कि ज़ाहिर है निच जो निच मार्केट होती है डिपेंड करती है कि एक ज़ाहिर है कोई पैशनेट बंदा ही होगा जो अपने लिए जैसे हैंडमेड प्रोडक्ट बना रहा होगा, या फिर कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी कस्टमर की जो कि जिसका कि सोल्यूशन आप दे सकें, जिसकी नीड होगी। फॉर एग्जांपल मैंने किसी बंदे ने कोई पेट रखा हुआ है लेकिन उसकी पेट की फूड मार्केट में नहीं मिलती है, तो कोई बंदा उस तरह की पेट फूड बना के देना शुरू कर दे अपने पास से, ठीक है ना। और ये चीज़ में शामिल होती है। अब फिर ये कि इसमें वो बाकी सारे स्टेप्स तो आपको करने पड़ते हैं, कि रिसर्च करनी पड़ती है कि क्या इसमें हमारी कंपटीशन क्या काम कर रही है, हम उससे बेहतर क्या कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये होता है कि बड़ी प्राइस की एक जंग लग जाती है। जब प्राइस की जंग लग जाती है तो उसके बाद ये हो जाता है कि जी अब क्या करना चाहिए। तो अब उसके बाद ये हो जाता है कि जी इतने कम पे लोग बेचना शुरू कर देते हैं, उसमें प्रॉफिट है या नहीं ये पता नहीं चलता। तो ये भी चीज़ है कि इसको भी जो है ना देखना पड़ता है। इसके अलावा जब भी आप निच मार्केट में जाते हैं तो हमेशा कोई चीज़ फाइनल, बल्कि ये सारी मार्केट्स में ये होता है, जब नई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे होते हैं तो उसको पहले टेस्ट करना पड़ता है कि 100% जो है ना, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि यार मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा और ये सक्सेसफुल हो जाएगी। उसको टेस्ट करके टेस्ट करके देखना पड़ता है, लोगों को फीडबैक लेना पड़ता है कि ये जो चीज़ है वो इसको उसका क्या रिज़ल्ट आता है, लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल आता है। आज हम अपना यहीं तक रखेंगे। इसके बाद अब जो चीज़ हम आगे करना चाहते हैं, असल में मैं चाह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग की जब नाम लेते हैं तो लोग डायरेक्टली समझते हैं कि यार फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट और दूसरे चैनल्स पे एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड बात हो रही है, लेकिन असल में होता क्या है कि ये सब चीज़ें अगर आप पहले से रिसर्च नहीं करेंगे, ये चीज़ें समझेंगे इनकी फ़िलासफ़ी, तो आगे जाके उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके कोई रिजल्ट नहीं निकलता। उसको समझते हुए ही करना पड़ता है। अब नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह इसी के ऊपर दूसरी बात करेंगे। मैं फिल वक्त रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ और उसके बाद कोई क्वेश्चंस हैं तो आपके ले लेता हूँ।